हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 के सॉल्व की। और इसमें एक पार्ट देखेंगे, लगभग 30 से 35 प्रश्न इसमें हमने इंक्लूड किया। टोटल 120 प्रश्न हैं। ठीक। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से बात कर लेते हैं हम लोग कि आगामी कौन कौन सी परीक्षाएँ हैं या कौन सी भर्तियाँ हैं या कौन सी भर्तियाँ निकट भविष्य में होने की संभावना है, किन भर्तियों की, यानी 4 से 5 महीने के अंदर वैकेंसी कौन सी आनी है। ठीक। तो उस पर बात कर लेते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे जो स्कूल भर्ती परीक्षा लिखा है ग्रेड 1 या स्कूल व्याख्याता की, यानी कि इंटर कॉलेज प्रवक्ता की, जो राजस्थान में भर्ती है। लगभग 6000 पद की बात चल रही है। और हरियाणा में आपका जैसे आरटीआई के थ्रू लगभग 600 पद भूगोल में ही खाली हैं। अब देखिए वो वैकेंसियाँ कब लाते हैं, लेकिन लाएंगे ही। लेकिन यदि हम पीजीटी और टीजीटी की बात करें तो पीजीटी और टीजीटी की लगभग 5000 यानी 4000 के आसपास का विज्ञापन आ ही चुका था, और 22000 समथिंग जो है तदर्थ की बात चल रही है। तो इस पर भी जैसे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि उसका डिसीजन था कि जो है इनको शामिल करके अलग से इनके लिए कोई पोस्ट ये न जारी किया जाए। यानी कि यदि हम इसको अभी मान के ये चलें कि तदर्थ के अलावा जो भर्तियां हैं वो लगभग आपका 5000 के आसपास हैं, तो यानी कि अधियाचन तो आ चुका है आयोग में। एलटी का भी अधियाचन है, लगभग 10,000 के आसपास पद एलटी के हो जाएंगे। और यहीं जो है जीआईसी का भी आ चुका है, ठीक, अधियाचन। तो अभी देखिए कि आप लग जाइए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब ही यहाँ पे चुनाव ख़त्म होगा, क्योंकि यूपी में जो चुनाव हो रहा है, तो जो भी मान लीजिए जिनकी भी सरकार बनेगी, तो सबसे पहले वादा वो वही कर रहे हैं कि यदि सरकार बनी तो ये जो भर्तियाँ उनको रेगुलर हम लोग कर देंगे। ठीक। फिलहाल जो वादे हैं या क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन आप तैयार रहिए। जिस तरह से पीजीटी का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, ठीक, इतनी जल्दी, क्योंकि उतनी जल्दी सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए यदि आप यहाँ बैचेज चल रहे हैं, ज्वाइन होना हो तो आप हो सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए अलग है। ठीक। ग्रेड 1 आपका जो सिलेबस है ग्रेड 1 का, वो पीजीटी और जीआईसी के सिलेबस को मिला के ही ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक। कुछ अलग से उसमें जो है आपका प्रैक्टिकल वाले पोर्शन, और आर्मी की जो वैकेंसी आई है, आर्मी पीजीटी टीजीटी की, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और डीएसएसबी की वैकेंसी है, ठीक, पीजीटी की। तो ये टोटल जो है आपका पीजीटी जीआईसी, यानी कि यदि आप पीजीटी जीआईसी का सिलेबस पढ़ते हैं या ग्रेड 1 का, तो इसी में आपका आर्मी वाला भी आ जाएगा और डीएसएसबी वाला भी आ जाएगा। ठीक। डीएसएसबी पीजीटी में होता ये है कि इसमें हमने आपको सॉल्व भी अवेलेबल कराए थे, और पिछला जो पेपर हुआ है उसको भी उपलब्ध कराया था मैंने। ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 डीएसएसबी में होते हैं। एक आपका फर्स्ट वाला होता है, जिसमें क्या होता है, जीके टाइप का रहता है। इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक। और दूसरा जो पेपर होगा वो आपका डीएसएसबी का आपके विषय का होता है। किसका होता है? विषय का आपके होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। आर्मी पीजीटी का देखिए इसकी ये भी वैकेंसी आई है, और इसका जो है नोटिफिकेशन आ गया है, और अभी फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म मान के चलिए कि आपका इसी जनवरी लास्ट या फरवरी तक ये भरा जाने लगेगा डीएसएसबी का। ठीक। तो यानी कि आपके पास जो आगामी भर्तियां हैं उसमें एक तो आपका ग्रेड 1 किया जाएगी, नहीं ग्रेड 1 आती तभी जो वर्तमान में आर्मी का है, डीएसएसबी का है, और राजस्थान में ही 32,000 पोस्ट लगभग हैं वो आपका 3rd ग्रेड टीचर का, यानी प्राइमरी में। और यूपी में भी मान लीजिए नया सरकार का गठन होगा, तो जो काफ़ी छात्रों का डिमांड यही है। अब पीजीटी और एलटी, नेट तो मान लीजिए होता ही रहता है, क्योंकि अब देखिए नेट की अनिवार्यता और बढ़ गई। कारण ये है कि यूजीसी ने ये आपका एक रेगुलेशन भी जारी किया था, ये इन्होंने, कि जो लोग नेट पास हैं वही जो है पीएचडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो आपका कमीशन से भर्तियाँ हैं, जैसे यूपी में हायर एजुकेशन कमीशन में जो भर्तियाँ होती हैं, वहाँ पे केवल नेट ही मांगता है एलिजिबिलिटी। ठीक। कोई वरीयता भी नहीं देता। जीडीसी में जो भर्तियाँ आती हैं, जीडीसी में हालांकि कम सीटें आती हैं, फिर भी वहाँ हम बात करें तो वहाँ भी आपका नेट को ही मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी जाती है। इसी तरह आप हरियाणा की बात करें, राजस्थान में आपने देखा था, छत्तीसगढ़ में जो भर्तियाँ आती हैं, बिहार में जो आई थी उसमें थोड़ा सा वरीयता ये दिए थे कि जो
PhD है उसको अलग से मार्क्स दे रहे थे, जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपको वरीयता दें, लेकिन उन बच्चों को तो छूट जा रहा है, या उन स्टूडेंट का छूट जा रहा है जो PhD नहीं है, जो नेट है, यानी ऑल इंडिया लेवल का नेट भी तो होता है, एलिजिबिलिटी इसकी भी तो चाहिए। फ़िलहाल वो चीज़ें बाद की हैं। पहले यहाँ पे ये है कि यदि आप जिस भी कोर्स से, जैसे आप झारखंड PGT देने जाएंगे या उत्तराखंड का दिए होंगे, तो सारी चीज़ें, सारा सिलेबस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। चलिए, काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा बात हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी हैं आपके लिए। और अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उसको आप यहाँ पे देखिए। पूछा गया है कि शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस से ही प्रश्न है, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, और जो भी पूछे जाते हैं उसमें मान के चलिए कि 50 से 60% प्रश्न जो है लो लेवल के होते हैं, 20% जो है मीडियम के, और 20% जो है हाई लेवल के होते हैं। तो आप यदि इन 60% में कोई गलती ना करें, 20% में आपका यदि 10% सही हो जाए, तो 70% जो है यदि आपने सही कर लिया, तो मान के चलिए कि किसी भी परीक्षा में आप जो है आराम से पास हो पाएंगे। या अब 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न मान लीजिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो पूछा है कि शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं, तो विकल्प आपके पास है कि हवाई तुल्य, स्ट्रम्बोली तुल्य, वोल्केनो तुल्य या पेलियन तुल्य। तो शांत उद्गार किस में होता है, किस प्रकार की ज्वालामुखी में? तो ये आपका हवाईयन टाइप की जो ज्वालामुखी होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक, अगला है कि वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? अब देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, ऑक्सीजन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन लगभग 21 है, 20.9 के आसपास। उसके बाद आपका जो है 78, और ये बी ऑप्शन सही है। और यहीं पे आप देखते चलिए, पवनाकृत अपरदनात्मक स्थलाकृति। अब देखिए, पवन द्वारा निर्मित जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं? भूस्तंभ है, छत्रक शिला, यारडंग, ये क्या है, ये अपरदनात्मक हैं। इसके अलावा देखिए, सेंट पॉल कटक कहाँ पे स्थित है? तो एम्स्टर्डम, सेंट पॉल कटक, सोकोत्रा, चागोस कटक। ठीक, ये सारे जो कटक हैं कहाँ पे हैं? ये आपके हिंद महासागर में है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये नीचे वाले से हो जाएगा। कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? ठीक, यहाँ पे क्या पूछा है कि रूपांतरित कौन सी नहीं, यानी मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी नहीं? संगमरमर है, ग्रेनाइट है, क्वार्टजाइट है और सिस्ट है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट आपका ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। अब आप बताएंगे इसको कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, किस प्रकार की चट्टान है। अगला देखिए, सुमेलित करना है आपको। आसान से प्रश्न है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा आप करेंगे, गलतियाँ ज़्यादा होंगी। इसमें देखिए कि सुमेलित करना आपको, सीफ है, दैत्याकार सोपान है, नदमुख है, जालीदार शिला है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन, किसका निर्माण किससे होता है? तो सीफ किससे बनेगा? दैत्याकार सोपान है, नदमुख है, जालीदार है। किस प्रकार की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ ये हैं, या अपरदनात्मक निक्षेपात्मक जो भी इसमें दी गई हैं अलग अलग, इसमें कौन सा किसमें शामिल है? ठीक, तो इसमें देखिए जो सीप है ये कैसे बनता है? ये पवन के निक्षेप के द्वारा बनता है। दूसरा नंबर जो है, सीप किससे बनता है? पवन के निक्षेप से बनता है। दैत्याकार सोपान हिम अपर्दन से बनता है। ये देखिए, जब आपने ये देखा होगा, ठीक, यही वाला जो है ये दैत्याकार सोपान इसको कहते हैं, यानी ढाल एक प्रकार से। और सीप आपका पवन निक्षेप से हो गया। नदमुख, तो ये नदी अपर्दन वाला हो गया, क्योंकि ये कहीं दिया गया है। जालीदार शिला, तो जालीदार शिला का निर्माण किससे होता है? तो ये आपका देखिए पवन अपर्दन से होता है। तो दूसरा यहाँ पे सही है। अगला, कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो महासागरीय धाराओं में कौन सी धाराएं ऐसी हैं जो जिनमें मौसमी उत्क्रमण होता है? तो ये आपका उत्तरी हिंद महासागर की है।
और यहीं पे देखिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये वही वाला सेम प्रश्न आपका किस में पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी में हुआ है। सागरी जल में लवणों का यानी नमक का जो सॉल्ट्स हैं उनका सही घटता क्रम क्या है। अब इसमें देखिए कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो सबसे ज़्यादा कैसे क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आपका सोडियम के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या NaCl के बाद MgCl, फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये वाला आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इसके बाद है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेम यही प्रश्न ही पूछ दिया था। तो देख सकते हैं आपके कई प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित गतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हैरिस, एयरी, वेवेल, लाप्लास। अब देखिए ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, ज्वारभाटा से संबंधित सारे सिद्धांत हमने कराए हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि ज्वारभाटा का जो गतिक सिद्धांत है ये किसने दिया, हैरिस ने, एयरी ने, या वेवेल ने, या लाप्लास ने। यदि हो सके तो इन चारों के द्वारा दिए गए अलग अलग सिद्धांतों का नाम बताइएगा। ठीक, यदि नहीं आता जो सेकंड पार्ट हम कराएंगे तो उसमें इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। और इसमें देखिए आसान प्रश्न इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। मध्यवर्ती अमेरिका में प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सी लघु यानी छोटी प्लेट कौन सी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अक्सर ये आप लोगों को कन्फ्यूज करता है। ठीक, ये आपका हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागर, ये वाला यहाँ जो प्लेट है वो कौन सी प्लेट है या किसका उदाहरण है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नजका है, यहाँ कोकोज है, और स्कोशिया यहाँ पे है नीचे। ठीक, तो इस आधार पे आपका कौन सा हो जाएगा, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सी छोटी प्लेट है, तो ये कोकोस प्लेट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कोकोस प्लेट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में यहाँ पे दिया है कि आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगे परिवर्तित होती हैं। अब देखिए लघु तरंगे की बात कर रहा है, ई और एफ दोनों उत्तर होते हैं। सभी सर की किताब आप लोग देखेंगे उसमें भी दोनों दिए हैं। अब यही देखिए आपका जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी मध्य प्रदेश में जो सहायक प्राध्यापक की परीक्षा होती उसमें भी यही प्रश्न पूछा था। उसमें कौन सा माना था, लघु परत। तो यहाँ पर देखिए लघु तरंगों के लिए उसमें एफ लेयर की बात किया था। पौधों, जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्मजीवों के अवशेष संबंधित हैं किससे, यानी पौधों, जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्मजीव जो है उनके अवशेष किससे संबंधित होते हैं, आग्नेय चट्टान रूपांतरित अवसादी या बीतलीय चट्टानों से। किससे होते हैं, वो अवसादी चट्टानों से होते हैं। अवसादी चट्टान की परिभाषा जब आप देखेंगे इसकी 3 टाइप में परिभाषा दी जाती है। ठीक, एक आयन्स की वजह से, अब आयन जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। दूसरा आपका एक तो जो आग्नेय चट्टान है इनसे टूट फूट के परत दर परत जमा होने से तो परतदार हो गई। तीसरा टाइप ये है कि जो पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्मजीव, इनके जो अवशेष होते हैं या जानवरों के अस्थिपंजर जो होते हैं उनसे जो है चट्टानें जो बनती हैं वो भी आपका क्या अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपका साथ साथ हम लोग चल रहे हैं कि प्रकाश की तरंगों के सदृश से चलने वाली भूकंपीय तरंगें कौन सी होती हैं। यानी कि जिस हिसाब से प्रकाश की तरंगें चलती हैं उसी हिसाब से कौन सी भूकंपीय तरंग चलती है। पी है, एस है, एल है, या एस वाई एल दोनों, कौन सी चलती हैं। जो एस वेव है वो प्रकाश तरंगों के सदृश चलती हैं, जबकि पी आपका ये ध्वनि, ठीक, ध्वनि तरंगों की भांति, और एल आपका ये सरफेस वेव है, धरातली तरंग है। ठीक, और इन दोनों के बारे में आप जानते हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा एल, पी और एस, इनका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, किताब आपके पास होगी। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, तो ऐसे ही जब आप सॉल्व किया करिए तो इसी तरह से आप डिटेल में जाया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश यानी कि जो यहाँ पे देखिए अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, कैलिफोर्निया में भी, चिली में भी, तो ये यहाँ पे है। कौन है,
भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इनका ये गुण होता है कि जैसे फल हो गए, खट्टे फल हो गए या रसदार जो फल हैं उनकी खेती यहाँ पे होती है। और यहाँ पे वर्षा जो है शीत ऋतु में लगभग प्राप्त होती है। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। और भूमध्य रेखी में आप जानते हैं कि वहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है मध्य चिली सही है, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, जबकि पूछा है किसमें नहीं है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग यहाँ पे भी है, कैलिफोर्निया में भी है। पूर्वी यूरोप जो है यहाँ पे नहीं, बल्कि वो दक्षिणी वाला पार्ट जो है उसके तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पूर्वी यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। हालांकि दक्षिणी जो है भूमध्य सागर के उत्तरी पार्ट या चारों ओर जो ये जलवायु का विस्तार होता ही है। और एग्जैक्ट यहाँ पे यदि देश देता तो और ज़्यादा सही होता, फिर भी पूर्वी यूरोप यहाँ पे ज़्यादा सही उत्तर है। कैलिफोर्निया में है भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर। देखिए, किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जितना भाग परावर्तन कर दे इस भाग को क्या बोला जाता है? इसी को तो हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। एल्बिडो की हिंदी क्या हो गई? धवलता। ठीक, यानी सतह पर जो आता है सर्वाधिक एल्बिडो किसका है? जो ठोस बर्फ है। ठीक, सर्वाधिक एल्बिडो इसी का माना जाता है। और निम्न प्रमाणों में कौन सा जो है प्रमाण पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सुराग नहीं देता? अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सोर्स यानी कि जानकारी के कौन से स्रोत हैं? नेचुरल स्रोत और आपका अप्राकृतिक दोनों होते हैं, यानी प्राकृतिक और अप्राकृतिक उल्कापिंड, ये तीनों होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या दिया है कि शैल का घनत्व, तापमान, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया के गौण स्वरूप। तो इसमें कह रहा है कौन सा प्रमाण जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें नहीं बताता है? तो जो नहीं बताएगा, एक तो आपका शैलों का घनत्व है, तापमान है, भूकंप विज्ञान है, ज्वालामुखी क्रिया के गौण स्वरूप। अब देखिए इस प्रश्न पे थोड़ा सा आपका टेक्निकलिटी है। अब इसमें तकनीकी क्या है वो आप समझिएगा कि हमने बताया कि आपको कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दो सोर्स होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में आप जानते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी यानी ताप, दाब और घनत्व। तो घनत्व भी हो गया, ताप हो गया, दाब, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष हो गए। और अप्रत्यक्ष सोर्स क्या है? तो अप्रत्यक्ष सोर्स में आपका है ज्वालामुखी घटनाएं, भूकंपी तरंगे। तो भूकंप विज्ञान जो है इसमें आ ही गया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ज्वालामुखी क्रिया का गौण स्वरूप यानी द्वितीयक स्वरूप जो है। ठीक, हालांकि ज्वालामुखी क्रिया से जो प्राप्त मैग्मा है उससे हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन दूसरी मान्यता की यदि हम बात करें कि अधिक दबाव के कारण पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव स्वरूप में नहीं रहता है लेकिन ठोस होना चाहिए। मान्यता तो यही है क्योंकि चूँकि प्रेशर पड़ता है ना, यही तो हम लोग जानते हैं, जब दबाव पड़ेगा तो किसी वस्तु में जो है क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी जितना ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो इस तरह ज्वालामुखी उद्गार से आंतरिक संरचना के संबंध में बहुत ज़्यादा निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के ये गौण स्वरूप जो है ये पृथ्वी के आंतरिक या अभ्यंतर के बारे में बहुत निश्चित जानकारी नहीं देता, अर्थात ये इस सुराग में नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए यदि इसके अलावा कोई और भी एक विकल्प दे देता जो इसमें नहीं रहता या इन सोर्सों का नहीं है, तब आप उसको लगा सकते थे, क्योंकि जब आपके पास विकल्प अवेलेबल हो कि अच्छे में भी अच्छा। ठीक, अब इसमें देखिए चारों में तीनों ज़्यादा सटीक हैं। अब इसमें जो है ये बहुत निश्चित रूप से जानकारी नहीं देता है, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। लेकिन इसके अलावा यदि कोई और विकल्प होता, ठीक, ये सुनामी दे देता इसमें, ठीक, सुनामी दे देता और तब पूछता, तब आपका ये ज़्यादा सही होता इससे। और सुनामी भी रहे, ये भी रहे दोनों विकल्प में, तब आप क्या लगाएंगे? सुनामी लगाएंगे। क्योंकि आप अब देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं दे रहा है, दे तो चारों रहे हैं लेकिन ज़्यादा कौन दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, एक जो है कम जानकारी दे रहा है या निश्चित उसकी जानकारी नहीं है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब परीक्षा में आपको ये चीज़ें लगानी होंगी तो।
रासायनिक संगठन के 20 नंबर देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 बृहद मंडलों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए संरचना और संगठन में अंतर होता है वायुमंडल के, ठीक। संरचना में क्या है आपका, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, ये सारे आ जाते हैं। संगठन में क्या है, यानी उसका कंपोजिशन, जो वायुमंडल है कैसे बना है, किन गैसों का उसमें मिश्रण है, ठीक। अब यहीं पे पूछ रहे हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 बड़े मंडलों में बांटा गया, और ये 2 बड़े मंडल कौन से मंडल हैं। तो देखिए इसमें 2 बड़े मंडल आपका सममंडल और विषम मंडल, यही 2 मंडल हैं, ठीक। अगला देखिए, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं। इसमें देखिए इंडिया का मैप ये आपका है, यहाँ पे आपका ऐसे जो है थोड़ा सा रफली है, ठीक। 82.5 डिग्री की बात ये कर रहा है मानक देशांतर। तो यहाँ पे आपका यूपी और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर आपका एमपी का बॉर्डर, यानी कि ये दोनों। यहाँ पे एक प्रश्न और आपका आता है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं। तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ के यहाँ अपर वाले पार्ट में ही एक दूसरे को काटती हैं, ठीक। तो टोटल ये कितने राज्यों से जाती है मानक देशांतर, 5। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला वाला जो प्रश्न है, भूपटल तथा अधा स्तर के बीच स्थित असांतत्य, यानी जो डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि भूपटल और अधा स्तर। अब देखिए इसका हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी अंतर यहाँ पे आपको मिलेगा कि भूपटल तथा अधा स्तर के बीच स्थित असांतत्य यानी कि डिसकंटिन्यूटी जो है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो उसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। हिमनदी अपरदन द्वारा निर्मित तेज किनारे वाला जो कूट है वो क्या कहलाता है, हिमानी अपरदन से निर्मित तेज किनारे वाला कूट क्या कहलाता है, नुनाटक, मृदुकटक, अरेत या फिर केम। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अरेत कूट, यानी कि ये कंघी नुमा ऐसे होता है, ठीक, ये अरेत होता है। अगला देखिए, तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला क्या कहलाती है। तराई वाला जो भाग होता है उसके दक्षिण में जो पुराना तलछट होता है उससे निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं, या जो मेखला बनती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे खादर बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं या दुआब बोलते हैं। तो भाबर, तराई, दुआब ये नहीं बल्कि बांगर या भांगर ही जो दिया है तो इसे ये बोलते हैं, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा के 2 टाइप होते हैं, एक खादर और बांगर, ठीक। अगला प्रश्न इसी में देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है, मान, हिमालय, दक्कन पठार, शिवालिक, अराकान, यूमा। गारो खासो जयंतिया ये किसके भाग हैं, 23 नंबर में देखिए। तो ये आपका किसके पार्ट, दक्षिण के पठार का पार्ट है, ये दक्कन का पठार, ठीक, याद रखिएगा। और ये आपका यूपी के पीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया था और जीआईसी में भी पूछा गया। अलग अलग जगह अलग अलग उत्तर आपको मिल सकते हैं, विकल्प थोड़ा सा बदला रहेगा, प्रायद्वीपी पठार दे देगा। ये दक्कन पठार, चूँकि ये वाला पूरा पार्ट क्या था, पहले माना जाता था ये दक्कन क्षेत्र है, और यहीं से आपका क्या हुआ, ये मालदा गैप है ना, इसी से आपका ये मेघालय वाला अलग हो जाता है। तो शिलांग पठार या मेघालय पठार ये सब इसी के हिस्से के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत में कौन से संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती हैं। अब नॉर्मल स्तर पे जो है कुल 8 प्रकार होता है, जो ICAR का वर्गीकरण है। इसमें देखिए क्या दिया है कि अब ये US का वर्गीकरण है, एरिडीसॉल, मॉलिसॉल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो इसमें आपका इंसेप्टिसॉल, जिसमें जलोढ़ वगैरह को शामिल कर सकते हैं, तो इंसेप्टिसॉल जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। जियोजेन जिसका परिणाम होता है वह क्या है, तो जियोजेन किसका परिणाम होता है,
जीवगेन आपका ये पवन अपर्दन का परिणाम होता है, याद रखिएगा। जीवगेन किसका? जीवगेन ट्राइकांटर। ठीक, तो जीवगेन किसका परिणाम होता है? ये पवन अपर्दन का होता है। तो पवन द्वारा निर्मित जो निक्षेपणात्मक और अपर्दनात्मक दोनों याद रखिएगा, हिमनद से निर्मित, यानी कि आपको यहाँ से एक आइडिया डेवलप हो जाएगा हाँ किस तरह से हमको पढ़ना है, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जनसंख्या के घनत्व 2011 के घटते क्रम में कौन कौन से राज्य हैं, यानी सर्वाधिक कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक, तो इसमें देखिए सर्वाधिक आपका जो है सर्वाधिक जनघनत्व आपका बिहार में है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, यूपी है। ये आपका 4th नंबर सही है। 2001 और 11 में महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 1 से लेकर 11 तक जो महिला जनसंख्या, देखिए अब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा है इसमें, अब ये स्पेशली एक पार्ट का महिला का बात कर रहा है, यानी कि जो महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही थी वह कितना रही थी? तो ये लगभग 18.12% रही थी। यहीं पे देखिए 32 नंबर है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर कैसी है? तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सागवन निम्नलिखित भारतीय वनों में से किस वन का अहम किस्म का वृक्ष है? तो सागवन जो है किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? डायरेक्ट आप ये आंसर समझिए। तो सागवन जो है ये आपका आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं उसका वृक्ष है। ठीक, ज़्यादातर ये एमपी वगैरह में पाए जा रहे हैं अभी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कि कौन सा दर्रा जो है कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा है। अब यहाँ पे देखिए चूँकि जो जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख दो पार्ट बन गए हैं, 2 यूटी यूनियन टेरिटरी बने हैं। अब दोनों के जो दर्रे हैं इनको आप अलग अलग याद करिए कि आपका जो लद्दाख है उसमें कौन सा दर्रा आता है और जम्मू कश्मीर में कौन सा आता है। ठीक, 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है? तो अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य का युग्म कौन सा है? ठीक, सबसे पहले आपका निम्नतम है फिर अधिकतम है। तो अधिकतम कौन सा है? आप जानते हैं केरल है। और निम्नतम कौन सा है? हरियाणा है। यानी हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या भारत में सबसे कम है। केरल में सर्वाधिक है, लगभग 1094-92 के आसपास हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका 28 नंबर, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लौह इस्पात केंद्र एक तरफ दिया है, एक तरफ आपका राज्य है। तो राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ये आपका सही है। उसके बाद देखिए बर्नपुर या कुल्टी पश्चिम बंगाल में है और विजयनगर आपका कर्नाटक में, सही है। डोलवी की जो खाने हैं ये आपका झारखंड में नहीं है। ठीक, डल्ली रजहरा के खाने हैं। तो अगला देखिए कि ये पूछा है डॉल्बी का, और यहीं पे आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है 35 नंबर में। सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बालाघाट, बेल्लारी, कटनी, सिंगरैनी, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज और लौह अयस्क। इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए आपका जो है बालाघाट किससे संबंधित है? तो बालाघाट ये आपका एमपी में मैग्नीज से के लिए जाना जाता है। बेल्लारी, तो बेल्लारी आपका जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक बेल्लारी। कटनी एमपी का है, तो कटनी में क्या है? कटनी में जो है आपका ये बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम, और सिंगरैनी में कोयला, आप जानते हैं। तो यानी इससे कौन सा हुआ? ए का आपका 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, 4th नंबर का सही उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है समुद्र की तरफ भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है ये भी पूछा जाता है अलग अलग, संप्रभु सीमा, क्षेत्रीय सीमा जो भी होती है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, तो ये सब अलग अलग यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कितना है? तो ये लगभग 21.9 किलोमीटर है।
अलग अलग जो सीमाएं इसको मैं कराऊंगा, ठीक। तो इसको कराया भी गया है सारी सीमाओं को। और अगला है कि वर्ष 2011-12 में भारत में कौन सा राज्य मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता था। टाइम पीरियड याद रखिएगा, 2011-12 की बात कर रहा है। तो 2011-12 में जो है कर्नाटक नंबर 1 पे था। और इसमें देखिए अभी कौन नंबर 1 पे, आप लोग बताएंगे कि वर्तमान समय में ये आंकड़े आ चुके हैं। जो भारत का सर्वे आता है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, आर्थिक सर्वे जो पिछले सालों का आता है उसमें भी आंकड़े उपलब्ध हैं, ठीक। और ये हमने कराया भी आप लोगों को है। लेटेराइट मृदा जहाँ नहीं मिलती वह कौन सा एरिया है। तो लेटेराइट देखिए कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी। और यही वाला प्रश्न आपका हायर में भी पूछा गया था, उसमें दिया था जो विकल्प कहाँ से पाई जाती है, तो महाराष्ट्र का वाला दक्षिण का पार्ट दिया था, ठीक। वो सही उत्तर वहाँ पे माना गया था। तो यहाँ पे लेटेराइट जहाँ नहीं मिलती, तो कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ऊपर कौन सा दिया है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में लेटेराइट नहीं है, ठीक। यूपी में लेटेराइट मृदा नहीं है। तो इसमें टोटल हम लोगों ने लगभग 35 प्रश्नों को देखा है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए जो बैच उपलब्ध है, पहले आप इसका डेमो लीजिए, देखिए उसको प्रॉपर, आपको चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप इसे ज्वाइन करिए। क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पे सारी पढ़ाई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। और सिलेबस में टॉपिक टू टॉपिक जो आपका टॉपिक दिया गया उसको पढ़ाया जाता है, फिर उस पर आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। इस पर आपके क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे। फिर आपका जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा कंबाइंड क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक। जब पूरा आपका सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद उस पर आपका एक पूरे सिलेबस पे कंबाइंड टेस्ट सीरीज कराए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप करेंगे तो पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं आप कोचिंग या क्लास लें। फ़ायदा कोचिंग या क्लास लेने से बस इतना होता है कि जैसे आप पहली बार शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपको एक आइडिया नहीं होता कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो बस इतना अंतर होता है। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें और सारा चीज़ उसको फोकस करके चलें तो एक आइडिया आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ा ये नहीं है चीज़ें, ठीक। तो फ़ायदा ये होता है कि कम समय में इधर आपका जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, मैक्सिमम टेस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, जहां आपके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर किए जाते हैं, ठीक। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग 35 से लेकर 70 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो है 70 के बाद फिर जो है हम लोग बात करेंगे 120 तक। और यहाँ पे हम नेट के बारे में बात कर लें कि नेट का यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल से ये स्टार्ट हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेट का जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है तो इसकी आंसर की भी लगभग 20 से 25 के बीच में ही आ जाएगी। और जैसा अपडेट आ रहा है कि ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आई है अभी फ़िलहाल कि लास्ट जनवरी तक 30 के आसपास तक या फरवरी फर्स्ट वीक में ही आपका फाइनल रिजल्ट भी आने की संभावना है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नेट में जो भी कराया जाता है नेट में भी सेम आपका वैसे ही चलता है, टोटल टॉपिक कराए जाएंगे फर्स्ट पेपर के भी। यहाँ पे आपको वीडियोज़, PDF, नोट्स और आपका टेस्ट 10 से 15 टेस्ट आपके यहाँ पे कराए जाते हैं। और वो भी पूरे कंबाइंड भी हैं, यूनिट वाइज भी हैं, सारा यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल कराया जाता है और मिनिमम चार्ज में, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को टोटल समझ में आया होगा। और आप खुद से करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से एक वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा जिसमें सारे यूनिट्स की किताबों का डिस्कशन किया जाएगा। और आपका जो सिलेबस है चाहे नेट का हो, PGT, TGT, उसके जो मटेरियल हैं वो आप कहाँ से पा सकते हैं, किस किताब से पा सकते हैं, कौन सा किताब सबसे बेहतर होगा, ठीक। इन सारी बातों पे हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी आगामी DSSB और आर्मी PGT और आपका ग्रेड जो 1 है वहाँ पे राजस्थान व्याख्याता का, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे, कहाँ से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। और आप यहाँ पे ग्रेड 1 का तो देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।